हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डियागो द जायंट टॉर्टॉइज। यहाँ पे हम फोटो के तरह देखेंगे कि डियागो की फोटो देखते हैं। ये डियागो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बड़ा ये टॉर्टॉइज है, कछुआ है। तो गालापागोस नेशनल पार्क है। गालापागोस नेशनल पार्क ने कुछ साल पहले एक रिस्टोरेशन इनिशिएटिव चलाया था, एक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया था। उस ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो इस जायंट टॉर्टॉइज की संख्या बढ़ाना चाहते थे। उस समय 15 थी, बट रिसेंटली अभी ये 2000 हो गई है। तो गालापागोस नेशनल पार्क ने बोला है कि हमारे पास संख्या जो है वो 2000 पहुंच गई है, अब हमको नई ज़रूरत है। तो ये डियागो ने 1976 में डियागो के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ था। और इसकी जो नेक है, इसकी जो गर्दन है वो काफ़ी लंबी होती है, चमड़े टाइप की होती है ये गर्दन। और बाकी इसका फेस जो है वो येलो होता है, काफ़ी डल होता है, ठीक है। और इसकी जो नेक है, नेक इसको खाने में मदद करती है, काफ़ी इसकी लंबी जो गर्दन है। और अगर बात करें तो ये गैलापागोस आइलैंड के अंदर ये पाया जाता है और लगभग इसकी उम्र जो है वो 100 साल होता है, तकरीबन 100 साल जीता है। अगर IUCN अगर स्टेटस की बात करें तो ये काफ़ी खतरा महसूस कर रहा है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स हमारा जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके अंदर ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल देखेंगे, यहाँ पे आप फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल देख सकते हो, इसकी पिक्चर है। देखिए, फ्लैम थ्रोटल बुलबुल को हम रूबीगुला के नाम से भी जानते हैं। हमारे 36वें नेशनल गेम गोवा के अंदर होने वाले हैं और ये फ्लैम थ्रोटेड बुलबुल उस जो हमारा होने वाला है गेम्स, उसका ये मैस्कॉट है। अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा जो साउदर्न पेनिनसुला है उसके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली अगर अपन स्टेट की बात करें तो अपने को ये आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी, पश्चिमी कर्नाटक में, पूर्वी कर्नाटक, ईस्टर्न कर्नाटक के अंदर मिल जाएगी, गोवा उड़ीसा के अंदर मिल जाएगी, केरल के अंदर मिल जाएगी और नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंदर भी मिल जाएगी। तो मेनली ये मतलब अगर बोले तो ये साउथ स्टेट्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, मतलब इसको कोई खतरा नहीं है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको 4th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। बाकी ये बुलबुल जो है वो लगभग रॉकी एरिया में रहती है, चट्टानों वाले एरिया में रहती है, ऐसी हिल्स में रहती है जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। ईस्टर्न घाट, सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया और अपने को वेस्टर्न घाट में भी ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वायनाड नाम से आपको ध्यान होना चाहिए कि वायनाड अपना केरला में है। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के अभी बड़े एक नेता हैं, वो वायनाड से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो अपना वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, लगभग 75 से 80 टाइगर वहाँ पे पाए जाते हैं। केरल सरकार कोशिश कर रही थी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आगे इसको दर्जा नेशनल पार्क का मिल जाए, ठीक है, या टाइगर रिजर्व का इसको दर्जा मिल जाए, लेकिन वहाँ पे पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WWS केरला के अंदर है और केरला की दूसरी सबसे बड़ी ये सेंचुरी है। अगर टाइगर सेंसस की बात करें तो यहाँ पे 75 से 80 टाइगर्स जो है वो पाए गए हैं, देखे गए हैं। ये जो सेंचुरी है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और इसके आसपास में अगर अपन देखेंगे तो अपने को नागरहोल पार्क मिल जाएगा, बांदीपुर अपने को मिल जाएगा और मुदुमलाई जो है वो तमिलनाडु के अंदर इसके अंदर मिल जाएगा। रेड पांडा की बात करते हैं। रिसेंटली अभी ये देखा गया है कि जो रेड पांडा होता है, रेड पांडा की 2 स्पीशीज होती हैं, एक हिमालयन रेड पांडा होता है और एक दूसरा होता है अपना चाइनीज रेड पांडा, ठीक है। देखिए, रेड पांडा की अगर बात करें तो रेड पांडा अपने आप में एक मैमल है, स्तनधारी है।
कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और फिर चाइना के अंदर भी पाया जाता है। इनको हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? सिक्किम हो गया, अपना वेस्टर्न अरुणाचल हो गया, दार्जिलिंग हो गया और मेघालय के अंदर पाया जाता है। तो मेनली अगर बात करें तो ये पहाड़ों में नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। सिक्किम का तो ये स्टेट एनिमल भी है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 के अंदर है। देखिए अब हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा के अंदर क्या क्या अंतर है। चाइनीज रेड पांडा म्यांमार के अंदर पाया जाता है, तिब्बत के अंदर और चाइना के अंदर पाया जाता है। हिमालयन रेड पांडा जैसा कि नाम से स्पष्ट है हिमालयन, तो ये नेपाल, इंडिया, भूटान और तिब्बत के अंदर पाया जाता है। हिमालयन रेड पांडा की अगर बात करें तो इसका मुंह जो है वो थोड़ा सफ़ेद होता है, ज़्यादा वाइट होता है, ठीक है, अगर कंपेयर करें तो चाइनीज रेड पांडा की तुलना में, ठीक है। तो चाइनीज रेड पांडा ज़्यादा लाल होता है, कम वाइट होता है, और हिमालयन रेड पांडा ज़्यादा चेहरा इसका जो है वो ज़्यादा वाइट होता है, ठीक है। और अगर इसमें बात करें तो जांगबू जो रिवर है, जांगबू रिवर क्या करती है कि जांगबू रिवर के एक तरफ तो चाइनीज रेड पांडा हो गए, इधर हो गए हिमालयन रेड पांडा। अब रेड पांडा को कुछ नुकसान भी है क्योंकि ये ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, इसको बहुत सारा खतरा है। एक तो खतरा ये है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये जहाँ पे ये रहता है इसका हैबिटेट जो फ्रेगमेंट हो रहा है, इसको अब रहने के लिए जगह नहीं बची है। बाकी इसको कुछ जंगली कुत्ते भी खा जाते हैं, लोग इसको हंट कर लेते हैं, इसको पोच कर लेते हैं, इसको मार भी देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक अदर स्पीशीज़ है पांडा की, जायंट पांडा, ठीक है। तो जायंट पांडा को बोला जाता है कि वर्ल्ड्स 8 बियर स्पीसीज, मतलब दुनिया में जो 8 बियर की स्पीसीज है उसमें ये जायंट पांडा है, और जायंट पांडा वल्नरेबल है। हालांकि आप जायंट पांडा को याद भी नहीं रखोगे तो चल जाएगा, आप बस रेड पांडा के बारे में देखो कि 2 टाइप के रेड पांडा है, हिमालयन रेड पांडा और अपना चाइनीज रेड पांडा। रेड क्राउंड रूफ टर्टल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देखो ये कुछ इसका फोटो दिया हुआ है रेड क्राउंड रूफ टर्टल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के अंदर इसको लाया गया है, और इसको बंगाल रूफ टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अंदर जो रूफ टर्टल की 24 स्पीशीज पाई जाती है उनमें से ये एक है। खास बात ये है कि इसमें कुछ ब्राइट कलर पाए जाते हैं, लाइक रेड, येलो, वाइट। इसके फेस पे यहाँ पे आप देखोगे कि रेड, येलो, वाइट, ग्रीन ग्रीन ऐसा कुछ इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये मीठे पानी के अंदर रहता है, खारे पानी के अंदर ये नहीं रहता है। और इंडिया में भी मिल जाता है, बांग्लादेश के अंदर भी मिल जाता है, और ये अपने को नेपाल में भी मिल जाता है, ठीक है। और जनरली अगर इंडिया में बात करें तो अपना जो चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे अपने को खास तौर से ये देखने को मिल जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है, और साइट्स के अंदर ये शेड्यूल 2 के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर के बारे में। हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर के बारे में देखते हैं। देखिए रिसेंटली कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे देखा गया है कि इनकी स्वाम्प डियर्स जिनको हम बारहसिंगा के नाम से जानते हैं, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, और ये मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। हालांकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक्सटिंक्ट हो चुका है क्योंकि मार मार के सारा खा गए वो। इंडिया के अंदर देखिए साउथ वेस्टर्न, अगर अभी सॉरी इंडिया क्या अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो साउथ वेस्टर्न नेपाल के अंदर मिल जाएगा, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर मिल जाएगा। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसकी 3 स्पीशीज पाई जाती है, वेस्टर्न डियर, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं साउदर्न डियर और ईस्टर्न डियर, ठीक है। ये 3 टाइप के अपने हैं। कान्हा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को देखेंगे तो मेकाल रेंज जो है हमारी, वहाँ उस आसपास में फैला हुआ है, मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है, ठीक है। अब देखो इंडिया के अंदर अगर साउदर्न स्वाम्प डियर की बात करें तो ये अपना जो सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर मध्य प्रदेश में, बाकी नॉर्थ इंडिया बाकी ईस्टर्न स्वाम्प डियर की अगर बात करें तो काजीरंगा में पाया जाता है, और अपना दूधवा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद क्या है कि कान्हा नेशनल पार्क के अंदर एक भूरसिंह नाम का डियर है, ठीक है, भूरसिंह द बारहसिंगा, ये वहाँ का ऑफिशियल मैस्कॉट है। पहली बार ऐसा है कि कोई टाइगर रिजर्व है जहाँ पे कोई ऑफिशियल मैस्कॉट है। स्वाम्प डियर KNPTR का यानी कि कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का
एंडेपिंक है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो स्वाम्प डियर। साइबेरियन इबेक्स की बात करते हैं। रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने एक स्टडी की है, उसने बोला है कि साइबेरियन इबेक्स और हिमालयन इबेक्स ये दोनों डिफरेंट है। देखो ये आपको पहली जो फोटो है ये साइबेरियन इबेक्स की है, ये देखो बकरी जैसा आपको लग रहा होगा। और राइट साइड में ये जो फोटो है ये हिमालयन इबेक्स की है, ये भी आपको बकरी जैसी लग रही होगी। दोनों सेम सेम सी लग रही होगी दोनों की, देखो आप सींग वगैरह और बाकी सब चीज़ें सेम लग रही हो, बट ये डिफरेंट है। ठीक है। देखो अपना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसका एक मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़। ठीक है। और इसी स्टडी के थ्रू हमने देखा कि हिमालयन इबेक्स और साइबेरियन इबेक्स दे आर डिफरेंट। पहले बात करते हैं साइबेरियन इबेक्स की। साइबेरियन इबेक्स एक वाइल्ड गोट का टाइप है, मतलब बकरी जैसा ही है, और इसका हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है। कोल्ड एरिया के अंदर भी पाया जाता है, रॉकी एरिया के अंदर भी पाया जाता है, स्टीपी टेरेन के अंदर भी पाया जाता है। IUCN के रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न दिया गया है, कोई खतरा नहीं है। फिर इसके बाद अगर बात करें अपन तो ये वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो चाइना में मिल जाएगा अपने को, अल्टाई माउंटेन्स के अंदर भी मिल जाएगा, और कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, साउदर्न साइबेरिया, चाइना, यहाँ पे इस साइड में मिल जाएगा। इंडिया के अंदर भी पाया जाता है इबेक्स, ये अपना लद्दाख के अंदर हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया। अब हिमालयन इबेक्स की बात करते हैं। हिमालयन इबेक्स जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी पाया जाता है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बात तो यही बोली है कि साइबेरियन इबेक्स और हिमालयन इबेक्स जो है वो दोनों डिफरेंट स्पीसीज है। पहले थोड़े सालों तक हम सोच रहे थे कि ये दोनों सेम है, बट अभी अपने को पता चल गया है कि हिमालयन इबेक्स जो है वो डिफरेंट है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे देश में जो इबेक्स पाया जाता है हिमालयन इबेक्स, इसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। पिक्चर में आप देख सकते हो ओलिव रिडली टर्टल, फोटो आप देख सकते हैं ओलिव रिडली टर्टल। तो ओलिव रिडली टर्टल हमारा उड़ीसा की जो ऋषिकुलिया रुकरी है, एक मेजर नेस्टिंग साइट है वहाँ पे। मेजर नेस्टिंग साइट का मतलब होता है कि बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में ये ओलिव रिडली टर्टल आते हैं और अपने अंडे वहाँ पे मिट्टी के अंदर दबा के चले जाते हैं। ठीक है। अगर ओलिव रिडली टर्टल की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है, अगर साइज वाइज बात करेंगे तो सबसे छोटे हैं। दुनिया भर के अंदर जितने भी सी टर्टल पाए जाते हैं उन सब में से ये छोटे हैं। ये टर्टल कार्निवोरस हैं। ठीक है। कार्निवोरस मतलब ये मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, और इनका जो नाम है वो इसलिए रखा गया है कि इनके शरीर का कलर कुछ ऑलिव कलर का है। ठीक है। इनका हैबिटेट वार्म वाटर है, गर्म पानी के अंदर रहते हैं। पैसिफिक में मिल जाएंगे, अटलांटिक में मिल जाएंगे, इंडियन ओशियन के अंदर मिल जाएंगे। एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज कर देता है कि ओलिव रिडली टर्टल सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशियन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पैसिफिक के अंदर भी है, अटलांटिक के अंदर भी है, और इंडियन ओशियन के अंदर भी है। ये माइग्रेटरी स्पीसीज है, ये अपने अंडे यहाँ छोड़ने के लिए, अंडे अपने ले करने के लिए हजारों किलोमीटर से चल के आते हैं, हर साल ये चल के आते हैं। एरिबाडा एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है मास नेस्टिंग। तो ये क्या करते हैं कि मास नेस्टिंग करते हैं, हजारों की संख्या में जो फीमेल्स हैं वो आती हैं और अपने अंडे जो हैं वो छोड़ जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अपने अंडों को वो लगभग आधा फीट तक, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये इसके साइड में जो इसके विंग टाइप से लगे हुए हैं, अपने पैर वगैरह जो भी आप समझ सकते हो, इससे मिट्टी खोदती है और लगभग आधे फीट के अंदर अपने अंडों को जो है वो डाल देती हैं। अब इसका प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो ये IUCN के हिसाब से वल्नरेबल है, साइट्स के हिसाब से पहली अपेंडिक्स के अंदर आता है और शेड्यूल 1 के अंदर है। ठीक है। इसके लिए कुछ कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि जो ट्रॉलर्स हैं, मतलब जो मछुआरे हैं अपनी मछलियां पकड़ने जाते हैं, तो वो कुछ ऐसे जाल का, ऐसे ट्रॉलर का यूज़ करें जिसके अंदर एक एग्जिट कवर बनाया जाए कि अगर गलती से भी ओलिव रिडली टर्टल उसके अंदर फंस जाए तो वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आता है कि अपने वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, 3 प्लांट की नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है। अपना जो वेस्टर्न घाट है वहाँ तमिलनाडु और केरला में। पहला है यूजेनिया स्पेराकोरकार्पा। ठीक है। ये एक टाइप से एप्पल की फैमिली से आता है, ये अपने को थोड़ा सा ऐसा फोटो में ऐसा दिखेगा, एप्पल की फैमिली से आता है। बाकी ये क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ये इतना अपने को याद नहीं रखना है।
ये कहाँ पे मिला है हमें? मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर है, उसमें मिला है। तो इतना अपने को पता होना चाहिए कि भाई मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर ये मिला है। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो कोई याद नहीं कर पाएगा कि भाई इसके अंदर पीले रंग के फल निकलते हैं और इनके फल जो है वो खाने में बड़े अच्छे होते हैं। इतना याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी 3 नए प्लांट की डिस्कवरी की घोषणा की है। पहला जिसमें है यूजेनिया स्फेराकोरकार्पा, ठीक है, ये कहाँ से मिला है? मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिला है। 2 नंबर पे आता है गोनियोथैलेमस सेरिसियस, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए कि रिसेंटली गोनियोथैलेमस सेरिकस जो है वो न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से हुआ है? तो ये भी एक टाइप से जो है वो कस्टर्ड एप्पल की फैमिली का है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। लोकेशन कहाँ पे मिला है ये अपने को? गोनियोथैलेमस सेरिकस कहाँ से मिला है? ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिला है। आपको पता होना चाहिए कि कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमिलनाडु के अंदर है। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई इसके अंदर बहुत खुशबू आती है और ये सब पीले रंग का होता है। इतना अपने को याद नहीं रखना है, एग्जाम में नहीं आएगा। और ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि हर पेड़ पौधे का हम लोग याद रखें। अगर आप कोई बोटैनी वगैरह आपके पास सब्जेक्ट है तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज जनरली इतना याद नहीं रखा जा सकता है। तीसरा जो प्लांट की स्पीसीज है वो है मेमेसिलोन नर्वोसम। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो मेमेसिलोन नर्वोसम की। अब मेमेसिलोन नर्वोसम जो है इसको ये मेलास्टोमेटिसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और लोकल भाषा में इसको कयाम्बू या कासवू बोलते हैं। कहाँ से मिला है ये अपने को? अगेन कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु से ये अपने को मिला है। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई ब्लू रंग का फ्लावर निकलता है, ये सब कोई अपने को याद रखने वाली बात भी नहीं है और याद रख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसमें लेटरली ये वैन निकलती है, इतना कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखो कि मेमेसिलोन नर्वोसम एक टाइप का पौधा है जो अभी रिसेंटली बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। तो 3 किए हैं, पहला मेमेसिलोन नर्वोसम है, दूसरा है गोनियोथैलेमस सेरिकस और तीसरा है अपना यूजेनिया स्पेराकोकार्पा। डुगोंग के बारे में हम लोग देखते हैं। डुगोंग की बात करते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड डुगोंग डे था 28 मई को और उन्होंने बोला है, कुछ रिसर्च एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला है कि ये जो डुगोंग है, डुगोंग के ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है और इसका सर्वाइवल जो है वो भी बहुत एक डेंजर लेवल पे पहुंच चुका है। डुगोंग कुछ इस तरीके की लगती है देखने में। डुगोंग को हम सी काऊ के नाम से बोलते हैं, मतलब समुद्र में रहने वाली गाय। डुगोंग एक मैमल है। देखिए मैमल होता है कि वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके विस्तार की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया में ये फ्लैगशिप एनिमल है। गल्फ ऑफ मन्नार अपना जो मरीन नेशनल पार्क है वहाँ का ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है। और डुगोंग हर्बीवोरस है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें ही खाता है, इसीलिए हम इसको सी काऊ बोलते हैं, समुद्री काऊ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वार्म लैटिट्यूड के अंदर पाई जाती है, इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो इंडिया में हो गया, अपना इंडियन ओशियन हो गया, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर भी पाई जाती है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बोला गया है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो कि तमिलनाडु के अंदर है वहाँ पाई जाती है, कुछ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर भी पाई जाती है और कुछ गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर भी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल बोला गया है। हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके अंदर ये पहले शेड्यूल के अंदर आता है, शेड्यूल 1 में है, ठीक है। अब इसको थ्रेट क्या है, इसको खतरा किस किस से है? एक तो क्या है कि जो कोस्टल हंटर्स हैं, ठीक है, तो कोस्टल हंटर्स जो हैं वो इसको ख़त्म कर देते हैं। दूसरा है कि इसकी मीट, ऑयल, स्किन, हड्डियाँ, दांत सबकी डिमांड रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डुगोंग यानी कि सी काऊ। इसके बाद हम देखते हैं बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। रिसेंटली सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फिश को, एक रेयर स्कॉर्पियन फिश है, उसको सेतुकराई कोस्ट गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर उन्होंने देखा है और पहली बार देखा गया है कि ये जो फिश है वो इंडियन वाटर के अंदर अलाइव मिली है, जिंदा मिली है। साइंटिफिक नाम है स्कॉर्पियनोसिस नेग्लेक्टा, हालांकि ये अपने को याद नहीं रखना है, ये कुछ इस तरीके की है स्कॉर्पियन फिश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके ये समुद्र के अंदर रहती है और समुद्र में जो सी ग्रास होती है वहाँ पे जाके ये छुप जाती है। रीज़न
क्या है, एक तो ये है कि ये अपना कलर चेंज कर लेती है, इसको अपना कलर चेंज करना आता है और आसानी से ये कहीं पे भी छुप जाती है। ठीक है, इसके जो स्टिंग होते हैं, इसके जो बाकी कांटे वगैरह साइड में है, ये वेनमस होते हैं, इनमें जहर भरा होता है। एक तो ये कलर अपनी चेंज कर लेती है, आसानी से अपनी कलर चेंज कर लेती है, इसकी वजह से ये प्रीडेटर्स जो इसको नुकसान पहुंचाने आते हैं उनसे ये बच जाती है, क्योंकि अपना कलर चेंज ये कर लेती है। बाकी इसके जो स्पाइन्स होते हैं, इसके जो कांटे हैं शरीर के ऊपर, उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, मतलब जहर होता है, अगर चला जाएगा किसी इंसान के तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, रिसेंटली केरला के अंदर पुल्लाड़ नाम की एक जगह है, वहाँ पे इस मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग को देखा गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम, साइंटिफिक नाम है रेकोफोरस मालाबारेसिस। अपने को ये याद नहीं रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके का आता नहीं है कि साइंटिफिक नाम क्या है। फ़ोटो अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर का थोड़ा सा दिखता है, और इसके पैर भी जो हैं वो थोड़े अनयूजुअल टाइप के हैं। बाकी ये है कि वेस्टर्न घाट के अंदर, हमारे पश्चिमी घाटों के अंदर, रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। ग्रीन रंग की बॉडी है, स्लेंडर बॉडी है, वेबेड फीट है, अनयूजुअल पोजीशन है, वेरी वेल कैमोफ्लाज्ड है, और सबसे बड़ी बात ये है एयर के अंदर ग्लाइड करता है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है, इसीलिए इसका नाम ग्लाइडिंग फ्रॉग रखा गया है। बाकी इसको थ्रेट्स क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इसको थ्रेट जनरली क्या है, एक तो डिफोरेस्टेशन की वजह से, पेड़ पौधे कट रहे हैं, इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से भी इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से भी इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। बाकी IUCN का अगर स्टेटस की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है, कोई बहुत ज़्यादा इसको खतरा नहीं है अभी तक तो। और जो मेल्स होते हैं इसके अंदर, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के अंदर, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग में मेल्स की साइज फीमेल की तुलना में कम होती है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल के बारे में देखते हैं। 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल मनाया जाता है। हम 3 डिफरेंट क्रोकोडाइल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पहला है हमारा मगर या मार्स क्रोकोडाइल। ठीक है, ये क्रोकोडाइल दलदल के अंदर रहता है। देखिए, ये एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है जो कि ईरान के अंदर पाया जाता है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, लेकिन भूटान और म्यांमार से ये विलुप्त हो चुका है, वहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। IUCN स्टेटस की बात करें तो अपेंडिक्स 1, IUCN में ये वल्नरेबल है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 है। थ्रेट्स की अगर बात करें तो इसको थ्रेट है, इसका एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है, दूसरा ये है कि लोग मछली पकड़ने आते हैं और अपने जाल में इसको पकड़ लेते हैं, तो एंटेंगलमेंट। तीसरा है कि ह्यूमंस के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से लोग इसको मार देते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आप देख सकते हो मगर या मार्स क्रोकोडाइल की। दूसरा हम देखते हैं एस्चुरीन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल माना जाता है। ये कहाँ पे रहता है? जहाँ पे नमक का पानी रहता है, जहाँ पे पानी खारा रहता है, साल्ट वाटर रहता है या ब्रैकिश वाटर रहता है। हैबिटेट कहाँ है? इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, बहुत ज़्यादा इसको कोई खतरा नहीं है। खतरा इसको एक तो इलीगल हंटिंग से है, हैबिटेट लॉस है, और दूसरा ये है कि लोग मानते हैं कि ये इंसानों को खा जाता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की और इसको ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे आप फोटो के अंदर देख सकते हो एस्चुरीन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। घड़ियाल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पाओगे घड़ियाल। तो ये जो बड़ी सी इसकी जो है ना स्नाउट, इसको स्नाउट मतलब या चोंच, जो भी आप इसको बोलना चाहें, तो ये घड़ियाल है। घड़ियाल देखो पहले कहाँ पाया जाता था? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल के अंदर पाया जाता है, लेकिन आज इस बेचारे की हालत ऐसी है कि कुछ इंडिया की जगहों में पाया जाता है और नेपाल के अंदर भी पाया जाता है। भारत के अंदर बात करें तो नेशनल जो हमारी चंबल सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पाया जाता है, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पाया जाता है। खतरा बहुत ज़्यादा है इसको, IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। साइट्स में बात करें तो अपेंडिक्स 1 है। खतरा किससे है? एक तो क्या है कि डैम बन रहे हैं, नदियों के ऊपर बैराज बन रहे हैं, वाटर को एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, वाटर को रोका जा रहा है, लोग मछली पकड़ने आते हैं लेकिन इसको पकड़ लेते हैं, रिवर बेड का कल्टीवेशन हो रहा है, सैंड माइनिंग हो रही है इलीगल। तो खतरा यही है कि वाटर बॉडी को अगर हम डैमेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पाएगा, ये इसको खतरा है। UPSC में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि
शायद प्रीलिम्स 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, अगर आप घड़ियाल को नेचुरली देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा, तो ये था कि चंबल एरिया में मिलेगा, ये मध्य प्रदेश के अंदर। ये घड़ियाल है। गोल्डन लंगूर को देखते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है गोल्डन लंगूर। रिसेंटली जो प्राइमेटोलॉजिस्ट है उन्होंने एक फिनोमिनन ऑब्जर्व किया है कि ये जो लंगूर जो कि सेमी एवरग्रीन और मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इंडिया और भूटान के अंदर, ये क्या करते हैं, एक तो स्टिल बर्थ को इंड्यूस करते हैं। स्टिल बर्थ का मतलब होता है माँ की जो पेट है या वोम्ब है उसके अंदर ही बच्चा मर जाता है। और दूसरा क्या है, इन्फेंटिसाइड करते हैं, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है कुछ घंटों का या दिनों का होता है तो उसको मार देते हैं। साइंटिफिक नाम इसका जो है वो ट्रैकिपेथिकस गी है, अपने को याद नहीं रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसका है, देखो एक तो ये असम में मिल जाएगा अपने इंडिया में, और असम के पास में ही जो भूटान है वहाँ पे भी ये मिल जाएगा गोल्डन लंगूर। जनरली इसका अगर हैबिटेट की बात करें तो एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। असम और भूटान के अंदर मेनली ये पाए जाते हैं। कलर की बात करें तो गोल्डन रंग का कलर है यहाँ पे, इसलिए हम इसको गोल्डन लंगूर बोलते हैं। और एक इनमें फिनोमेनन ये भी देखा गया है कि ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जैसे जैसे मौसम चेंज होता है या सीजन चेंज होता है। IUCN के अंदर बात करें तो एंडेंजर्ड है, बहुत ज़्यादा खतरा इनको है। और अगर साइट्स की बात करें तो साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है ये। चक्रशिला सेंचुरी है अपने असम के अंदर, तो ये इंडिया की ऐसी पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे गोल्डन लंगूर प्राइमरी स्पीशीज़ है। चक्रशिला के अंदर हमें लगभग 600 लंगूर मिल जाएंगे जो कि वेस्टर्न असम में भी मिल जाएंगे, और वेस्टर्न असम से जो साइड में भूटान है वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये गोल्डन लंगूर है। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने रिसेंटली क्या है, बटरफ्लाई की हमने 2 स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है। तो 2 हमने देखी है बटरफ्लाई, एक तो है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और दूसरा है इल्यूजिव प्रिंस। अरुणाचल के चांगलांग से हमें ये मिली है। पहले हम स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, फोटो देखते हैं इसका, तो आप देखो ऐसा लग रहा होगा ना, इसमें धारियाँ लग रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिप्स बनी हुई हैं इसके अंदर। तो साइंटिफिक नाम इसका क्या है अपने को याद नहीं रखना है, बाकी अरुणाचल प्रदेश से अपने को मिली है। और इसका हैबिटेट जो है वो चाइना के अंदर भी पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका रॉकी माउंटेन्स जहाँ पे हैं वहाँ पाई जाती है। बाकी इसका जीनस क्या है ये सब साइंटिफिक स्टडी अपने को नहीं करनी है, अपने को बॉटनी थोड़ी ना पढ़नी है। इल्यूजिव प्रिंस की बात करें तो इसका नाम रोहन्ना टोंकिनियाना है, इसका साइंटिफिक खैर अपने को याद नहीं करना है। ये इल्यूजिव प्रिंस है यहाँ पे सेकंड बटरफ्लाई। तो एग्जाम में आ जाए कि रिसेंटली हमने स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और इल्यूजिव प्रिंस को देखा है, ये क्या चीज़ें हैं, तो ये बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है, बस इतना ही एग्जाम में आ सकता है। इसको भी जो है वो नामदापा नेशनल पार्क के अंदर से हमने डिस्कवर किया है, और हमने अभी तक इल्यूजिव प्रिंस का सिर्फ मेल स्पेसिमेन मिला है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो या मेल की है, अभी तक हमें इल्यूजिव प्रिंस का फीमेल जो है वो काउंटर पार्ट नहीं मिला है। शुरुआत में जब इसको हमने डिस्कवर किया तो हमें लगा कि ये ब्लैक प्रिंस है क्योंकि काले रंग की थी, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये ब्लैक प्रिंस नहीं है, और इसको वियतनाम में सबसे पहली बार देखा गया था। बाकी इसका जीनस क्या है ये सब अपने को नहीं देखना है। और इस प्रिंस से रिलेटेड 2 स्पीशीज़ हमारे पास ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ब्लैक प्रिंस और ब्राउन प्रिंस। ये पहले से थी ब्लैक प्रिंस और ब्राउन प्रिंस, अब इल्यूजिव प्रिंस ये तीसरा आ गया है। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये हेयर स्ट्रिक और इल्यूजिव प्रिंस रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या चीज़ है बटरफ्लाई। इंडिया के टाइगर सर्वे रिपोर्ट की बात करते हैं 2000 में। भारत में देखो टाइगर की जो रिपोर्ट होती है, सर्वे होता है, वो हर 4 साल के अंदर होता है। तो ये आया है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOAFCC ने टाइगर से रिलेटेड रिपोर्ट इशू की है। कुछ अच्छी खबरें आई हैं देश के अंदर। पहली खबर तो ये है कि भारत के अंदर टाइगर की संख्या जो है वो इंक्रीज हो गई है। 2014 के अंदर हमारे पास कितने थे, 2014 के अंदर हमारे पास 2226 थे। ठीक है, सॉरी 2226 हमारे पास कहाँ थे, 2018 के अंदर थे, और 2014 के अंदर सिर्फ 741 थे। अभी लगभग 2967 हो गए हैं। तो ये डाटा आप याद कर सकते हो, आपको मेंस में काम आ जाएगा। स्टेट वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है, उसके बाद कर्नाटका में, फिर उसके बाद उत्तराखंड में। तो आप मध्य प्रदेश याद रखो, काम चल जाएगा। छत्तीसगढ़ और मिजोरम से ख़राब खबर है कि यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। बाकी मिजोरम में जो दाम्फा टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल और पलामू जो रिजर्व है, वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं बचा है, एक भी टाइगर नहीं बचा है।
अब ये टाइगर पॉपुलेशन कैसे होती है इसको हम देखते हैं। देखो इसको करती है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये हर 4 साल के अंदर करती है और इसमें टेक्निकल हेल्प कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कंजर्वेशन एफर्ट देखते हैं, ट्राइब इसको टाइगर को बचाने के लिए देश दुनिया में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। तो ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई 29 जुलाई को मनाया जाता है और 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, उन सब के अंदर ये मिलाया जाता है, मनाया जाता है। तो 13 टाइगर रेंज कंट्री कौन सी हैं? इंडिया हो गया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। अगर आप याद भी नहीं रख सको तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। 1973 के अंदर इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर के लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आया था भारत सरकार, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। उसमें यह था कि भाई टाइगर बचाएंगे। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जीटीआई के बारे में देखो, इसमें क्या है कि जो अपने पार्टनर कंट्रीज़ हैं, जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ है और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि टाइगर के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। बाकी एक एम स्ट्राइप नाम से मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव, ये क्या है कि एक मोबाइल से मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि एनटीसीए ने लॉन्च किया है। क्या होता है कि देखो टाइगर जहाँ भी पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वहाँ पे गार्ड वगैरह होते हैं, तो उनको मोबाइल दे दिया जाता है और वो इसमें ऐप के थ्रू डाटा अपडेट कर देते हैं कि भाई हमने अभी यहाँ पे देखा है, या फोटो कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके से। हुलॉक गिबॉन्स देखते हैं। रिसेंटली देखा गया है कि मणिपुर के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये देखो हुलॉक गिबॉन कुछ इस टाइप का लगता है, अच्छा लग रहा है ना। तो हुलॉक गिबॉन के बारे में देखा गया है कि मणिपुर के 2 हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से हुलॉक गिबॉन बस अब गायब होने ही वाले हैं। तो बाकी अगर देखें तो हुलॉक गिबॉन जो है वो प्राइमेट स्पीशीज़ हैं और इनका जो जीनस है वो हुलॉक है और गिबॉन फैमिली का। कहाँ कहाँ पाया जाता है दुनिया भर के अंदर? अपने बांग्लादेश में हो गया, अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथ वेस्ट चाइना के अंदर। बाकी अगर अपने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में 2 टाइप के गिबॉन्स पाए जाते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स। पहले देखते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेट के अंदर अपने को ये मिल जाएगा। बाकी जो साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर है और ईस्ट ऑफ द दिबांग रिवर है, यहाँ तक पाया जाता है। आउटसाइड इंडिया बांग्लादेश में मिल जाएगा, म्यांमार के अंदर मिल जाएगा। आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। बाकी अब देखते हैं ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन के बारे में। अरुणाचल में मिल जाएगा, असम के अंदर मिल जाएगा, चाइना म्यांमार के अंदर मिल जाएगा, आईयूसीएन में वल्नरेबल है। तो दोनों में देख लो कितना अंतर हो गया है। बाकी ये दोनों ही जो है वो इंडिया की जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। और गिबॉन क्या होते हैं? डायूरिनल होते हैं, मतलब दिन में काम करते हैं, रात में आराम करते हैं और बाकी ये पेड़ों पे ही टंगे रहते हैं, अबोरियल होते हैं। खाने में क्या खाते हैं? फल खा लिया, कुछ इंसेक्ट खा लिया, पत्तियां खा लिया, ये सब खा लिया। थ्रेट क्या है? एक तो देखो जंगल काट रहे हैं और इनको हंटिंग कर रहे हैं, इनको मार दे रहे हैं बेचारों को, तो ये सबसे खतरनाक है। हालांकि ये जंगल की कटौती की वजह से, जंगल काटने की वजह से तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो बेचारे नुकसान ही झेल रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। बीज के बारे में देखते हैं। बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखो ये क्या है? ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे गोले देख रहे हो? गोले, इन गोलों के अंदर क्या है? इन गोलों के अंदर देखो आप, बाहर देखोगे पत्ते निकल रहे हैं, पेड़ सा लग रहा है, ठीक है। तो क्या है इसमें? ये ना अपने ये रिसेंटली देखो, ये वाई न्यूज़ वाले गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये इसका कंटेक्स्ट नहीं है। तो इसके बारे में जो अबाउट में हम देखते हैं, ये सीड बॉल्स होती है, एक टाइप की सीड बॉल्स होती हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि इंडिजिनस हमारे देश के अंदर जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, कंपोस्ट, खाद और क्ले, तीनों ही, मिट्टी, बीज और खाद, तीनों का गोला बना देते हैं हम लोग, गोला। अब गोला बनाएंगे, क्या करेंगे? और फिर उसके बाद क्या है, हम जनरली क्या है, पौधे कैसे लगाते हैं? हम थोड़ा खड्डा खोदते हैं, पिट खोदते हैं, उसके अंदर 1-2 फुट फिर हम प्लांट को लगाते हैं। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है? इसके अंदर अपने को खड्डा वड्डा नहीं खोलना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सीड बॉल बना लेंगे और इनका गोला बना के क्या करेंगे, इनको कहीं मतलब जहाँ पे भी सूटेबल प्लेस होगा वहाँ पे हम इसको फेंक देंगे। जैसे ही बारिश होगी या इसको ऑक्सीजन मिलेगा या तो क्या होगा, धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद में ये पौधा जो है वो निकलने लग जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें अच्छी क्वालिटी का सीड डाला जाता है, अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट डाली जाती है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जाती है। और इसमें क्या है कि देखो मानसून जब भी आता है तो किसान को क्या होता है, अपनी फसल के लिए ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, उसको मतलब हल चलाना पड़ता है किसी के पास तो, लेकिन उसको मिट्टी को थोड़ा क्या करता है, टिलिंग करना पड़ता है, मिट्टी को मुलायम करना पड़ता है।
तो उसमें क्या होता है, टाइम भी लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि किसी ने बोला है कि 15 जून को मानसून आएगा, तो किसान अपनी व्यवस्था उसी अकॉर्डिंग करता है। बट कई बार क्या होता है कि मानसून मान लो 12 जून को ही आ गया, तो किसान हो सकता है कि अपनी व्यवस्था ना कर पाए। तो ये क्या है कि थोड़ा फ्रेंडली है किसानों के लिए। और इसमें क्या होगा, और दूसरा ये है कि भाई अपना कोविड-19 वगैरह अगर बीमारी है तो उसमें लोगों को आसपास नहीं आना है, तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। रिसेंटली साउथ अफ्रीका से हम अफ्रीकन चीता लाए और उनको मैसूर कर्नाटक के अंदर हम जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो मैसूर के अंदर एक तो मेल आया है और 2 फीमेल चीता आया है, ठीक है। और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आया है, हमने यहाँ से अपने यहाँ से जानवर भेजे और वहाँ वाले हमारे पास आए हैं। पहले क्या था, हैदराबाद के अंदर सिर्फ अफ्रीकन चीता थे, अब मैसूर के अंदर भी आ गए हैं। तो मैसूर भी और हैदराबाद दोनों के अंदर हैं। अफ्रीकन चीता देखो दुनिया भर के अंदर लगभग 6500 7000 के लगभग जो है वो अफ्रीकन चीता है पूरी दुनिया के अंदर। और साइज में एशियाटिक चीता से बड़े होते हैं ये। लेकिन अगर ताकत की बात करें तो एशियाटिक चीता के अंदर ज़्यादा ताकत देखी गई है। कंजर्वेशन स्टेटस अपेंडिक्स लिस्ट 1 के अंदर आते हैं साइट्स में। देखो इस साइट वाली अपेंडिक्स लिस्ट में क्या होता है कि ऐसे जीव जंतु डाले जाते हैं जिनका एक्सटिंक्शन हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। ये देखो इस तरीके का लगता है चीता, ये अफ्रीकन चीता। अब अफ्रीकन एलिफेंट भी देख लेते हैं हम लोग। तो अफ्रीकन एलिफेंट में क्या है कि सबसे बड़ा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चलने वाला वॉकिंग एनिमल है ये। और लगभग 37 कंट्रीज के अंदर पाया जाता है अफ्रीका के अंदर। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है। बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इन सब के अंदर ये पाया भी जाता है काफ़ी मात्रा में। और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में पाया जाता है। तो अपेंडिक्स 2 में क्या होता है, ऐसे जीव जंतु ऐसी स्पीशीज को डाला जाता है कि जिन पे एक्सटिंक्शन का खतरा नहीं है। खतरा है बट इतना खतरा भी नहीं है कि एक्सटिंक्शन है, ये गायब भी हो जाएंगी। और उनके अंदर ट्रेड अलाउ होता है, लेकिन ट्रेड इतना नहीं होना चाहिए कि भाई इनके सर्वाइवल को ही खतरा हो जाए, ठीक है। ट्रेड अलाउ है अपेंडिक्स 2 में, बट इतना ज़्यादा नहीं कि ओवर यूटिलाइज हम कर लें। अफ्रीकन चीता की अफ्रीकन एलिफेंट की 2 सब स्पीसीज हैं। एक तो सवन्ना या बुश एलिफेंट, दूसरा है फॉरेस्ट एलिफेंट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सवन्ना एलिफेंट है, ठीक है। पहला वाला सवन्ना एलिफेंट है और ये बुश या फॉरेस्ट एलिफेंट है, ठीक है। ये क्या होते हैं कि थोड़े बड़े होते हैं और इनकी टस्क जो है वो आउटवर्ड होती है। देखो फोटो से आप देखोगे तो ये बेचारे साइड वाले छोटे छोटे लग रहे हैं और ये लेफ्ट वाले बड़े लग रहे हैं। और इनका ये जो टस्क है ये क्या होता है, ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे देखो आउटसाइड में से चांद जैसा बना हुआ है, कर्वेचर है। फॉरेस्ट एलिफेंट की देखें तो ये जनरली क्या होता है, फॉरेस्ट जंगलों के अंदर रहते हैं। और मतलब कांगो जो रिवर है उसका बेसिन है, उसके अंदर देख पा रहे हैं हम इनको। और इन बेचारों की राइट साइड वालों के, फॉरेस्ट वालों की जो है वो जनसंख्या, इनकी आबादी लगातार कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है इनकी आबादी। कारण एक है, बस कारण ये है कि इनकी एक तो पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और दूसरा इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड, जो हाथी दांत है इनके, देखो ये वाइट निकले हुए हैं ना, ये हाथी दांत है, इनका व्यापार किया जाता है, इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। महशीर के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली क्या है कि आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर ने सिल्लेरू जो रिवर है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ से महसीर नाम की मछली को उन्होंने देखा है। ये एक रेयर फिश है, इसका साइंटिफिक नाम टोर है। अगर IUCN की लिस्ट में बात करें तो ये एंडेंजर्ड है। कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? नॉर्मली ये अपने हिमालयन रीजन के अंदर पाई जाती है, कूलर जहाँ पे क्लाइमेट्स है, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान के अंदर। रेयर मशीर, ये जो महशीर फिश है ये अपने आप में रेयर है, लेकिन इस महशीर की भी एक क्वालिटी है, गोल्डन महशीर, इसकी एक सब स्पीशीज़ है गोल्डन महशीर। ये हिमालयन रीजन के अंदर पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पहुँच पाता है। यहाँ पे आप देखो ये गोल्डन महशीर है। अब हमें क्या है कि रिसेंटली गोदावरी रिवर के अंदर से भी महशीर फिश मिली है, ठीक है। और गोदावरी रिवर के अंदर जो महसीर फिश मिली है उनके अंदर से एक सब स्पीसीज है ग्रे महसीर। सिल्लेरू रिवर के बारे में बात करते हैं। सिल्लेरू रिवर नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश के अंदर से ओरिजिन होती है, जो कि हम बोल सकते हैं ईस्टर्न घाट की ओर से ओरिजिनेट होती है और ये आगे जाती हुई उड़ीसा के अंदर मिल जाती है। उड़ीसा के अंदर ये जब मिलती है तो सिल्लेरू रिवर सबरी रिवर नाम की एक और रिवर है उसके साथ जुड़ जाती है और ये सबरी रिवर जो है एक ट्राई जंक्शन पॉइंट बनाती है आंध्रा, छत्तीसगढ़ और
उड़ीसा बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। और बाकी इसमें कोई अपने को डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि मैशीर फिश इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसका कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड है। हिल्सा फिश के बारे में देखते हैं। रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री बांग्लादेश की, उन्होंने बोला है कि क्योंकि दुर्गा पूजा भारत में बहुत मनाई जाती है, तो दुर्गा पूजा के अवसर पे उन्होंने बोला है कि आप बांग्लादेश से इंडिया की ओर हिल्सा मछली को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। हिल्सा मछली के बारे में देखते हैं। देखिए, हिल्सा मछली एक सॉल्ट वाटर फिश है, खारे पानी के अंदर पाई जाती है। बे ऑफ बंगाल यानी कि अगर बात करें तो बांग्लादेश की ओर से ये माइग्रेट करती है गंगा नदी की ओर। गंगा नदी में क्योंकि मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है, तो इसके माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, सॉल्ट वाटर की ओर से ये फ्रेश वाटर की ओर माइग्रेट करती है। भारत में कहाँ पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, फिर इंडिया में मिल जाएगी, बांग्लादेश के अंदर मिल जाएगी। कौन सी फैमिली से ये रिलेटेड है ये अपने को याद करने की क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितनी फैमिलीज अपन याद करेंगे। अपन कोई बॉटनी का या कोई साइंटिक कोई प्रोफेसर का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हैं कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और अगर इंडिया के अंदर बात करें तो अपना जो वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा है, वहाँ इंडियन जो अपने स्टेट्स हैं उन्होंने अपना स्टेट सिंबल के रूप में इस मछली हिल्सा मछली को अपनाया हुआ। यहाँ पे आप देखो हिल्सा मछली की ये फ़ोटो है। लॉयन टेल्ड मकॉक के बारे में देखते हैं। तो लॉयन टेल्ड मकॉक रिसेंटली IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा जा चुका है। रीज़न ये है कि इसकी हैबिटेट लॉस हो रही है, इसका जो रहने की जो जगह है वो लगातार डिग्रेड हो रही है। साइंटिफिक नाम मकैका साइलेनस है, खैर अपने को याद नहीं करना है, एग्ज़ाम में नहीं आना है। अगर इसके हैबिटेट की बात करें, इसकी घर की बात करें तो ये एंडेमिक है, रेन फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3 राज्यों में मेनली ये पाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में। यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो देख सकते हो, देखो लाइन जैसा लगता है और इसके पूंछ भी है, लाइन टेल्ड मकाक। इसका जो ओरिजिनल नेम है सह्याद्री बेनेवलेंट माउंटेन्स है, ठीक है, उसके नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट वगैरह जो हैं। और लायन टेल्ड मकॉक क्या है कि ये एक इन्वायरमेंट के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे फ्रूट खा लिया तो उसको फ्रूट खाएंगे यहाँ पे उसको, क्योंकि ये तो घूमते रहते हैं, मान लो यहाँ से उन्होंने फ्रूट पिक किया और कहीं दूसरी जगह जाके खाएंगे, तो उससे क्या होगे कि जो फ्रूट वगैरह के सीड्स हैं उनका डिस्पर्जल होता है। अब एक जगह से दूसरे जगह अगर बीज जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरी जगह पे उग जाएगा, तो ये डिस्पर्जल में बहुत हेल्प करते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 में है, IUCN के अंदर 1 में है, ठीक है। और लायन टेल्ड मकाक ओमनिवोरस है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड कंज्यूम करता है, जनरली फ्रूट खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा लेता है, इंसेक्ट अंडे खा लेता है, कभी कभी मन आया तो छोटे मोटे जानवर खा लेता है। अब इसको थ्रेट क्या है, इसको नुकसान क्या है, एक तो ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या आबादी इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, रहने के लिए जगह नहीं है, बाकी हंटिंग भी इसके लिए है कि भाई लोग इसको जो है वो हंट कर दे रहे हैं, ठीक है। CBD ऑयल के बारे में देखते हैं, कैनाबिस ऑयल के बारे में। देखो ये रिसेंटली था कि जो सुशांत जो राजपूत थे उनकी जो फ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वो इस ऑयल का यूज़ करती थी सुशांत राजपूत के ऊपर। और ये ऑयल क्या होता है कि एक तरीके से दर्द मिटाता है, मतलब आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो आप इसकी मालिश कर सकते हो इस तरीके से। CBD ऑयल के बारे में देखते हैं। देखो ये जो ऑयल है वो कैनाबिस के प्लांट से मिलता है। कैनाबिस को हम आसान भाषा में गांजा भी बोलते हैं, तो गांजे के पेड़ से या अफीम मान लो नॉर्मली है, तो कैनाबिस से ये मिलता है। और इसके अंदर जो है वो 2 एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, कैनाबिडॉल जिसको हम CBD बोलते हैं और एक डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल जिसको हम THC के नाम से जानते हैं। ये इतना साइंटिफिक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि कई बार लोग बोलते हैं हमने गांजा खा लिया या गांजे का यूज़ कर लिया तो हमारा सर घूम रहा है, बहुत ज़्यादा हमको चढ़ गया है। वो क्या होता है कि इस THC की वजह से होता है। हालांकि इस कैनाबिस के अंदर जो 2 एक्टिव कंपोनेंट है उसके अंदर CBD है। CBD कभी भी हाई नहीं करता है आपको, CBD ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नशा हो गया है, इस तरीके का नहीं लगेगा। CBD से क्या होता है कि ऑयल बनाया जाता है, कि कैनाबिस से हम CBD ऑयल बनाएंगे और इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे कोकोनट में या फिर बाकी किसी तेल के अंदर,
इसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैनाबिडोल का क्या यूज़ होता है, जो सीबीडी है उसका ब्रेन पे इफेक्ट होता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को पेन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह मिलता है। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वो पेन, एंग्जाइटी वगैरह जो है वो कम हो जाएगी। और बाकी ये सीजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, इन सबको करने में भी ये यूज़फुल है। हालांकि इंडिया के अंदर ये सीबीडी ऑयल जो है वो कोई ऐसा बैन नहीं है, इसको हम परचेज़ कर सकते हैं, आता है ये। इंडियन गैज़ल चिनकारा के बारे में देखते हैं। अभी देखो सलमान खान जी एक केस फेस कर रहे हैं जोधपुर के अंदर, वो केस चल रहा है, उन्होंने चिंकारा मार दिया था। तो रिसेंटली क्या है कि पुणे के अंदर ये देखा गया कि 3 सक्सेसफुल जो है वो चिंकारा के फ़ोन जो है उनको रेस्क्यू किया गया और उनको फिर जो है वो रिवाइल्ड किया गया। ठीक है, हालांकि इतना याद नहीं रखना होता है अपने को कंटेक्स्ट क्या था हर न्यूज़ का। अबाउट के अंदर देखो कि एक तो क्या है कि ये एंटेलॉप है, यहाँ पे देखो एंटेलॉप टाइप का, इसको सींग जैसे सींग भी लग रहे हैं। तो ये चिंकारा क्या है, एंटेलॉप है, इंडिया के अंदर पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ईरान में मिल जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। भारत के अंदर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 के तहत है। चिंकारा है, घास खाता है, पत्तियां खा लेता है, बाकी खा लेता है। और आईयूसीएन के अंदर अगर बात करेंगे तो लीस्ट कंसर्न है ये। गैंगटिक रिवर डॉल्फिन है, इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका नाम है प्लेटनिस्टा गैंगटिका। कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदी जो कि बांग्लादेश के अंदर है वहाँ पे पाई जाती है। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश 3 कंट्री के अंदर इसका जो है हम बोल सकते हैं हैबिटेट है। पूरी दुनिया के अंदर देखो 4 प्रकार की फ्रेश वाटर डॉल्फिन पाई जाती है। यांगजे जो कि चाइना में पाई जाती है, भूलान जो कि पाकिस्तान में, और बोटो अमेजन रिवर लिटन अमेरिका के अंदर पाई जाती है, और उसके बाद ये गैंगटिक रिवर डॉल्फिन। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि ये एक फ्रेश वाटर है। एग्जाम में आ जाए कि ये फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ये क्या है कि रिवरीन हैबिटेट में रहती है, जहाँ पे रिवर होती है उसके आसपास रहती है। और जनरली ये ब्रैकिश वाटर के अंदर भी हम देख सकते हैं। ब्रैकिश वाटर जहाँ पे मतलब खारा पानी ज़्यादा नहीं होता है, मरीन एरिया में कभी भी एंटर नहीं करती है। बाकी नाक इसकी पतली होती है, ये देखो यहाँ पे इसकी चोंच जो है पतली टाइप की है। बाकी इसके फ्लिप होते हैं ये सब। ये उतना इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन अपने को याद नहीं रखना है। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये, इसको ठीक है। और इसको नॉन ह्यूमन पर्सनहुड ग्रांट किया गया है सरकार द्वारा। तो खैर ये अपने को याद नहीं रखना, ये आप याद रखो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। 2015 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। हाईएस्ट इसको प्रोटेक्शन है शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। बिहार में रिसेंटली विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई गई है। भारत देश के अंदर सिर्फ ये एकमात्र है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स साइट है। जहाँ जहाँ पे ये गैंगटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है हम सर्टेनली बोल सकते हैं कि वो इकोसिस्टम बहुत हेल्दी है। हमारी मिनिस्ट्री ने 10 साल के लिए प्लान बनाया था, कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर द गैंगटिक डॉल्फिन। अब गैंगटिक डॉल्फिन जिसको हम सूसू बोलते हैं आसान भाषा में, इसके क्या होती है कि आंखें नहीं होती है, ये एक तरीके से ब्लाइंड होती है। तो भाई ये अपने जो अपना मूवमेंट कैसे करती है, ये क्या करती है इकोलोकेशन के थ्रू मूवमेंट करती है। ये अल्ट्रासोनिक वेव वाले मैकेनिज्म पे करती है कि ये कुछ रेंज भेजेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और फिर ये अंदाज़ा लगाएगी कि भाई वो कितनी दूर है या डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती है। चाइनीज़ पिंक डॉल्फिन देखो, ये इस तरीके की डॉल्फिन है, गुलाबी रंग की, पिंक रंग की। ठीक है, तो रिसेंटली क्या है कि जो हमारे यहाँ पे देखे हैं एक पर्ल रिवर है। पर्ल रिवर जो है चाइना, हांगकांग कई देशों के अंदर बहती है। वहाँ पे देखा है कि चाइनीज़ डॉल्फिन जो है वो वापस आ रही है। ठीक है, साइंटिफिक नाम क्या है इसको अपने को याद नहीं रखना है। बाकी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती है। अपना जो ईस्टर्न इंडियन ओशियन है और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वहाँ ये पाई जाती है। और बाकी इसको चाइना के अंदर चाइनीज़ पिंक डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। बाकी हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर यहाँ पे मिल जाती है। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है और इसकी जो पॉपुलेशन है पिछले 15 सालों में 70-80% गिर गई है। खतरा इसको एग्रीकल्चर से है, इंडस्ट्रियल अर्बन पॉल्यूशन से है। होता क्या है कि इंडस्ट्री वगैरह वाले क्या करते हैं, अपना कचरा पट्टी जो है वो नदी के अंदर बहा देते हैं। बाकी ओवर फिशिंग हो गया, मरीन कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट हो गया, सेलिंग, और इसको क्या है कि बेचा भी जाता है, इसकी खरीद बेच भी जो है वो की जाती है। और डॉल्फिन जो है वो इकोलोकेशन के बेसिस पे काम करती है। इसका मतलब होता है कि जो है वो डॉल्फिन क्या है,
साउंड कहाँ से आ रहा है इस तरीके से देखती है। मान लो कि साउंड भेजा, अब कुछ थोड़ी सी आवाज़ निकाली और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वापस आ जाएगी। इसे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के मैकेनिज्म पे काम करता है। उसके थ्रू ये देखती है कि भाई कोई मेरा जो सामने वाला कहाँ पे है जिसको मुझे खाना है, या कोई ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। बाकी पर्ल रिवर जो है वो हांगकांग, मकाऊ और चाइनीज़ क्या चाइना के अंदर बहती है। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा अपने को याद होना चाहिए। बस ये इको लोकेशन वाला कंसेप्ट आप याद रखो कि इसमें वॉइस जाती है, वॉइस रिफ्लेक्ट होती है और वापस आती है, और उसके आधार पे ये पता लगाया जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। सब एरियल डाया एटम्स की हमें एक नई स्पीशीज मिली है। वेस्टर्न घाट से एक सब एरियल डायटम की नई मिली है। देखो डायटम क्या होते हैं, ये अपने आप में एक सिंगल सेल एल्जाई होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। और लगभग अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया की अगर 25% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कराते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नदी में, लेक में, सी में। और ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर जो सेल वॉल होती है, अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक सेल होता है और उसको एडिशनल प्रोटेक्शन देने के लिए एक सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल जो है वो ओपेलाइन सिलिका की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब डायटम्स क्या करते हैं, इनके पास लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक क्लोरोफिल होते हैं, और ये क्या करते हैं, सन से जो एनर्जी आती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको फिर केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। डायटम का वही काम है कि ये जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के कंपाउंड लाइक शुगर में 6,6,C6H12O6 जो शुगर का हमारा फॉर्मूला होता है उसके अंदर ये चेंज कर देते हैं। और डायटम क्या होते हैं, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये अपने को याद नहीं रखना है, बट ये अपने को इतना याद रखना है कि ये डायटम जो है वो एक फूड सोर्स का काम करते हैं, जो हमारी फूड वेब है, जू प्लांकटन प्लांकटन इन सब के लिए। ठीक है, तो यही बस है, ये है कि एक टाइप का ये एक सिंगल सेल एल्जाई है। एल्जाई तो आपको पता ही है कि एल्जाई तो है, अगर पानी के अंदर पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमुर फॉल्कन के बारे में। एमुर फॉल्कन क्या होते हैं, एक माइग्रेटरी स्पीशीज होते हैं और बहुत लंबी लंबी दूरी ये करके आते हैं। ठीक है, एमुर फॉल्कन को लोकली जो है वो कई भाषाओं में बोलते हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़े सबसे लंबी ये माइग्रेटरी जो है स्पीशीज़ हैं। अभी रिसेंटली क्या है कि मणिपुर के अंदर 2 एमुर फॉल्कन्स को जो है वो किया गया था। 2 एमुर फॉल्कन को अभी वो जो हमने किया था, क्या किया था, उनको रेडियो टैग किया था। तो ये एमुर फॉल्कन को हमने रेडियो टैग किया था और उसमें देखा कि भाई ये माइग्रेट कहाँ पे करता है, कहाँ तक जाता है और कैसे वापस आता है। तो इसका माइग्रेटरी रूट हमने देखा है कि ये ईस्ट एशिया से स्टार्ट होता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया अपने इंडिया के अंदर आता है, श्रीलंका में जाता है, कई बार थाईलैंड, कंबोडिया या अफ्रीका तक ये चला जाता है। बाकी एक डोयांग लेक के नाम से है नागालैंड में, वो इसका स्टॉप ओवर है, मतलब वहाँ पे ये बीच में रुकता है। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, और नागालैंड गवर्नमेंट हर साल लगभग जो है वो एक फेस्टिवल मनाती है, जिस फेस्टिवल का नाम है अमूर फाल्कोन फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल का जो मेन उद्देश्य है वो है कि भाई लोकल लोगों के बीच में, लोकल जनता के बीच के अंदर इसके कंजर्वेशन को लेके अवेयरनेस हो, और लोग इसको एमुर फाल्कन को मारे नहीं, और एमुर फाल्कन को माइग्रेट करने के लिए एक सेफ पासेज दे दें। तो IUCN स्टेटस के अंदर इस अमूर फाल्कन को कोई बहुत ज़्यादा खतरा नज़र नहीं आता है, इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर ये रखा गया है। ठीक है, और ख़ास बात यही है कि ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग माइग्रेटरी रैप्टर है, मतलब सबसे लंबी दूरी ये करता है। ठीक है, पैरामैक्रोबायोटस। देखो अपना सूर्य है, अपना सन है, उस सन के अंदर से काफ़ी सारे रेडिएशन निकलते हैं, और उसी एक रेडिएशन में होता है अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन। बहुत बेसिक सा कॉमन नॉलेज है, अगर हमारे ऊपर UV रेडिएशन का प्रहार होता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, और चाहे कोई भी जीव हो या ह्यूमंस हो, वो ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारे ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का प्रभाव कम से कम हो। तो रिसेंटली बेंगलोर के साइंटिस्ट ने ये देखा है कि टार्डीग्रेड नाम का एक जीव है। देखो ऐसा होता है, ये हमारा टार्डीग्रेड, अभी थोड़ा सा देखते हैं हम। तो ये है हमारा टार्डीग्रेड, यहाँ पे देखो ये हमारा टार्डीग्रेड है। ये क्या है, जनरली पानी के अंदर भी पाया जाता है। तो ये टार्डीग्रेड क्या करता है,
अपने आप को कई घंटों तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये टार्डिग्रेड जो जीव है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये यूवी की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है? इसके अंदर क्या ऐसा फंक्शन है या क्या ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है? तो देखो, एक चीज़ है पैरामैक्रोबायोटस। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके का एक स्ट्रेन है, और ये क्या है, ये जो जानवर होता है जिसके अंदर ये पाया जाता है, उसके ऊपर एक शील्ड बना देता है, एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है। जैसे होता है ना कि हम लोग चश्मा पहनते हैं, यूवी प्रोटेक्शन के लिए चश्मा आता है, अलग से ग्लासेस आते हैं। सिमिलरली ये स्ट्रेन क्या करता है, उस एनिमल के ऊपर एक कवर बना देता है, और ये कवर की वजह से यूवी प्रोटेक्शन से बच सकता है। ठीक है, और हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर ये प्रोटेक्टिव कवर पाया जाता है, वो लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। अगर हम कंपेयर करें उनको ऐसे जानवरों से जिनके पास ये कोट नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा हो गया। अगर कोटिंग है तो वो जानवर लंबे समय तक जिंदा रह सकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या है, देखो, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पास ये फ्लूरोसेंट कोट रहता है, बट सभी जानवरों के पास तो ये कोट नहीं रहता है। ऐसे में क्या होता है कि बाकी जो जानवर हैं वो भी सोचते हैं कि भाई हमें यूवी से प्रोटेक्शन मिले, इसलिए उन्होंने अपनी अलग से कोई मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर रखी है यूवी से प्रोटेक्शन के लिए। देखो, टार्डिग्रेड के बारे में देखते हैं। टार्डिग्रेड को हम वाटर बियर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ फोटो देखो टार्डिग्रेड की। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, ये वाटर ड्वेलिंग है, मतलब जनरली ये पानी के अंदर पाया जाता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये माउंटेन्स के ऊपर भी पाया जाता है, डीप सी के अंदर भी पाया जाता है, वोल्केनो से जो मड क्रिएट होती है उसमें भी पाया जाता है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर भी पाया जाता है, और अंटार्कटिका जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ भी पाया जाता है। बट जनरली मतलब ऐसा हम बोलेंगे कि सबसे लार्जेस्ट ये कहाँ पे पाया जाता है, ये डीप वो सी वाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, टार्डिग्रेड बहुत रेजिलियंट एनिमल्स हैं, और ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन को भी बियर कर सकते हैं। लाइक अगर देखो वोल्केनो है तो वोल्केनो में कितनी गर्मी रहती है, अंटार्कटिका में कितनी सर्दी रहती है, इस तरीके से। इनके फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो काफ़ी छोटे होते हैं, और इनके पैरों में ये क्लोज होते हैं। यहाँ पे आप नाखून जो लंबे लंबे देखोगे इस तरीके से होता है। बाकी खाने में ये क्या खाते हैं, मोजेस खाते हैं, लीचेंस खा लेते हैं, कुछ सेल्स हैं जो प्लांट सेल उनको खा लेते हैं, एल्जाई को खा लेते हैं, और बाकी छोटे जो इन्वर्टाब्रेट्स होते हैं उनको खा लेते हैं। और ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इस तरीके से। तो ये अपना इसके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट है मलायन जाइंट स्क्वेरल। स्क्वेरल हिंदी में हम गिलहरी के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके की ये दिखती है मलायन। रिसेंटली क्या है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर हमने मलायन जाइंट स्क्वेरल को बचाने के लिए अगर कोई कदम नहीं उठाए तो 2050 तक इसकी पॉपुलेशन 90% कम हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, तो रेतुफा बाइकलर इसका नाम होता है। अपने को ये नाम याद नहीं रखता है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो दुनिया भर में जो सबसे बड़े लार्जेस्ट स्क्विरल हैं उनमें से एक है। अगर ऊपर बॉडी की बात करें तो पूरी ब्लैक है, नीचे वाली पेल कलर की है, और इसकी पूंछ, इसकी टेल बहुत लंबी होती है, काफ़ी लंबी इसकी पूंछ होती है। अब बात करें तो ये जायंट स्क्वेरल डाइउर्नल हैं, मतलब ये दिन के समय में एक्टिव रहते हैं। ज़्यादातर ये अबोरियल हैं, पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, और ये हर्बीवोरस है, मतलब खाने में वेजिटेरियन फूड का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनको एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन इनको पसंद है। प्लेन में भी पाए जाते हैं और हिली एरियाज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। 50 मीटर से 1500 मीटर तक के एलिवेशन में ये पाए जाते हैं। ग्लोबली अगर बात करें तो साउथ चाइना में मिल जाएंगे, थाईलैंड के अंदर अपने को मिल जाएंगे, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलायन पेनिनसुला, सुमात्रा और जावा। भारत के अंदर अपने को कहाँ कहाँ मिलेंगे ये, भारत के अंदर अपने को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएंगे,
स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो अपना वेस्ट बंगाल है उसके कुछ हिस्से, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, तो बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये पाया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जहाँ जहाँ पे भी ये मिलता है मलायन जायंट स्क्विरल, तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि भाई उस जगह का जो फॉरेस्ट है उसकी हेल्थ अच्छी चल रही है। ये एक टाइप से बोल सकते हैं इंडिकेटर स्पीशीज है। खतरे की बात करें तो IUCN की लिस्ट में इसको बहुत ज़्यादा खतरा है, नियर थ्रेटेंड है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 के अंदर है। तो ये हमारा हमने देखा मलायन जो अपना जायंट स्क्वायरल है उसके बारे में हमने ये जानकारी देखी है। जायंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेजन की बात करते हैं। रिसेंटली देखिए केरला में क्या हुआ है। केरला के अंदर ये देखा गया है कि वहाँ जायंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेजन हो चुका है। मतलब वहाँ के पानी में हमें बहुत सारे, या वहाँ के जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें जायंट अफ्रीकन स्नेल मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का लगता है ये जायंट स्नेल, अफ्रीकन स्नेल, ठीक है। IUCN के हिसाब से देखें तो IUCN ने बोला है कि दुनिया भर के अंदर ये सबसे वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेजिव स्पीशीज है। मतलब ये जहाँ जहाँ पहुँच जाता है वहाँ वहाँ पे नुकसान करना शुरू कर देता है। इस अफ्रीकन स्नेल का इंसानों के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसानों के अंदर ये इओसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिसेमिया, पेरिटोनिटिस, ये इस टाइप की बीमारियां कर देता है। अगर प्रीवियस बात करें तो इसने एशिया और अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेजन किया है। अब देखिए कहाँ से आते हैं, हमारे देश के अंदर ही आते कहाँ से? तो ऐसी सारी कंट्रीज़ जहाँ पे इनका इन्वेजन हो चुका है बहुत मात्रा में, बहुत क्वांटिटी में, जहाँ पे ये है ये वहाँ से आ जाती हैं, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में एक प्रॉब्लम है इन अफ्रीकन स्नेल इन्वेजन से रिलेटेड। रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई जेनेटिक वैरायटी पाई जाती है। मतलब इनकी फैमिली के जो मेंबर हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये बात है। और इनकी जो जेनेटिक वैरायटी है वो ये इंडिकेट करती है कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस जो है वो इन्वेजन हो चुके हैं। मान लीजिए कि आज A आया है, 6 महीने बाद B आ जाएगा, 6 महीने बाद फिर C आ जाएगा, इस तरीके से। तो हम ये बोल सकते हैं जायंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेजन। तो अगर इंडिया में आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाए कि जायंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेजन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक टाइप का इन्वेजिव जो है वो है, ठीक है। बात करते हैं हिमालयन सीरो की। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें हिमालयन सीरो। रिसेंटली ये देखा गया है कि जो अपना स्पीति कोल्ड डेजर्ट रीजन है हिमाचल के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे अभी हमें हिमालयन सीरो देखने को मिला है। साइंटिफिक अगर नेम की बात करें तो इसका नाम द हिमालयन सीरो है, और ये मेनलैंड सीरो की एक सब स्पीशीज है। ये एक क्रॉस ओवर है गोट, डंकी, काऊ एंड पिग। मतलब इसको देखने से अगर लगेगा तो हमें काऊ की फील भी आएगी, डंकी की फील भी आएगी, और एक पिग भी आएगा, और इस तरीके से। हर्बीवोरस है, घास फूस खाते हैं ये लोग, और मीडियम साइज के मैमल हैं। हेड बड़ा है, थिक नेक है, शॉर्ट लिम्ब है, लॉन्ग ईयर हैं। देखिए गधा जैसे होता खच्चर जैसे होता है उस तरीके का ईयर है, और कोट ऑफ डार्क हेयर, काले रंग के कोट है, क्योंकि ठंडे इलाके में है तो वहाँ सर्दी के बचने के लिए कोट तो मोटा होगा ही, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिरोज पाए जाते हैं, और जनरली ये कहाँ रहना पसंद करते हैं? हिमालयाज जो रीजन है वहाँ रहना पसंद करते हैं, या ऐसा रीजन जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, लाइक 2000 मीटर से 4000 मीटर के बीच में रहना पसंद करते हैं। भारत के अंदर अगर बात करें तो ये हिमालयाज के अंदर पाए जाते हैं। अपने ईस्ट हिमालय के अंदर भी पाए जाएंगे, अपने सेंट्रल हिमालय के अंदर भी पाए जाएंगे, और अपने वेस्टर्न हिमालय के अंदर भी पाए जाएंगे। तो मतलब बोल सकते हैं कि हिमालय रेंज के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है पूरा। लेकिन ये ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं पाए जाते हैं कि भाई हिमालय से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या अपर साइड में, लोअर साइड में, वहाँ नहीं पाए जाते हैं। IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो वल्नरेबल का दर्जा मिला है, बहुत ज़्यादा इनको डेंजर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर है, हाईएस्ट इनको जो है वो प्रोवाइड कराया गया है प्रोटेक्शन। गैस्ट्रोडिया एग्नीसेलस के बारे में देखते हैं।
देखिए गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस एक रिसेंटली ऑर्किड है और इसको बोला गया है कि दुनिया का सबसे भद्दा, सबसे गंदा दिखने वाला ये ऑर्किड है। देखो यहाँ पे ये वो गैस्ट्रोडिडा है। तो ये क्या है, दुनिया का सबसे गंदा दिखने वाला, सबसे भद्दा, इसको हमने बोला है कि भाई सबसे खराब ऑर्किड है। कहाँ पे पाया जाता है ये? देखो ये अपने पाया जाता है अपने को मडगास्कर में। अब ये क्या खाना खाता है? ये फंगस खाता है और इसके ना कोई पत्तियां नहीं होती, इसके कोई लीव्स नहीं होती हैं। देखिए इसको, वैसे तो इसको जो मेजरमेंट किया गया है, इसको थ्रेट का जो मेजरमेंट किया गया है वो है कि भाई ये थ्रेटन्ड स्पीसीज है। लेकिन इसके प्लांट्स को कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि ये नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है, ये मेडागास्कर के अंदर। तो थोड़ा सा मेडागास्कर के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये मेडागास्कर है और अपना जो वेस्ट अफ्रीका है, सॉरी ईस्ट अफ्रीका है, वहाँ से लगभग ये 400 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेडागास्कर, अंटामानारिवो इसकी कैपिटल है, ईस्वातिनी, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, ईस्ट अफ्रीका, और ईस्ट अफ्रीका से 400 किलोमीटर। और मेडागास्कर की अगर बात करें तो दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, ये इंडियन ओशन के अंदर ये आता है। इंडियन स्टार टॉर्टॉइज की बात करते हैं तो ये क्या है कि ऐसा एक टॉर्टॉइज है और इसमें बहुत ज़्यादा स्मगलिंग की जाती है। तो अभी जब चला था, सरकारें और पुलिस वगैरह, रेलवे वाले ये ड्राइव चलाते रहते हैं कि भाई कैसे ना कैसे हम इनकी स्मगलिंग को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, सॉरी इनकी जो स्मगलिंग हो रही है उसको कैसे ना कैसे हम एलिमिनेट करें। साइंटिफिक नाम क्या है? जियो लेकोनियंस एलिगेंस नाम है। एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपने को उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ड्राई इलाकों में पाया जाता है, स्क्रब लैंड जहाँ पे घास वगैरह उगती है, डेजर्ट में, एग्रीकल्चर लैंडस्केप, मान लीजिए खेत वगैरह आसपास में है तो वहाँ पे ये पाया जाता है स्टार टॉर्टॉइज। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है अगर बात करें तो इंडिया के अंदर ये सेंट्रल और साउथर्न पार्ट्स में अपने को मिल जाएगा, यानी कि सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर अपने को देखने को मिल जाएगा। बाकी वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी मिलेगा अपने को, और अपने को ये श्रीलंका के अंदर भी मिल जाएगा। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? अपना जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर ये शेड्यूल 4 में है, मतलब इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बट इसको कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं है क्योंकि अपने पास शेड्यूल 1 वाले हाईएस्ट हैं, शेड्यूल 2, फिर शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आते हैं, IUCN में वल्नरेबल हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको खतरा क्या है? इनको इलीगल स्मगलिंग होती है। बाकी क्या होता है कि चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पे इनकी इलीगल स्मगलिंग होती है, वो एक इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट्स हैं। अब इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं? देखिए रिसेंटली इंडिया ने ये प्रपोज किया था कि भाई इसको साइट्स की अपेंडिक्स 2 से साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको प्रमोट किया जाए, इसको ट्रांसफ़र किया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो अब पहले क्या था, ये साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में था, मतलब इसको कम प्रोटेक्शन था। अब ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आ गया है तो ये इसको अब ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन मिलने लग गया है। साइट्स मतलब अपनी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखिए बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में देखते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है? कई बार हम अपने प्रीवियस सेशन के अंदर और बाकी अंदर भी हम लोग देख चुके हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इसमें क्या होते हैं, कुछ प्लांट, एनिमल, फंगी या एनिमल ये क्या करते हैं, कुछ लाइट एमिट करते हैं। और ये लाइट कैसी होगी? ग्रीन कलर की होगी, ब्लू होगी, रेड होगी। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखिए बायोल्यूमिनेसेंस क्या, रिसेंटली चेन्नई के अंदर देखा गया कि ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जो डीप लिविंग एनिमल्स हैं, मतलब जो समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं, और जो प्लांक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि शैलो स्पीशीज़ हैं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो सी लेवल होता है या जो समुद्र है उसमें ऊपर के एरिया में प्लांक्टन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं या स्पीशीज़ हैं वो जनरली ये करते हैं। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे वेव्स आती हैं समुद्र के अंदर, जो लहरें होती हैं, तो उन लहरों की वजह से क्या होता है कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो डाइनो जो फ्लैगलीट्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये ब्लू लाइट जो है वो इमर्ज करते हैं। तो ऐसा ही फिनोमिना हमने देखा था चेन्नई के अंदर, जहाँ पे ब्लू लाइट जो है हमें देखने को मिली।
अब देखिए बायोल्यूमिनेसेंस क्या होती है कि एक तरीके की रिएक्शनरी ये एक चीज़ है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई जानवर अटैक करने आ रहा है किसी जानवर पे या किसी पौधे के ऊपर या इस तरीके से, तो ऐसे में क्या होता है कि वो एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स है कि हमें कोई अटैक करने आया तो हम उसको ये लाइट वगैरह दिखा के अपना लाइट चेंज करके क्या करेंगे कि एक प्रोटेक्शन बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि सामने वाला जो प्रेडेटर है वो थोड़ा घबराएगा कि भाई इस पे अटैक करूं या ना करूं, ये कुछ अलग टाइप की हमें स्पीशीज लग रही है इस तरीके से। तो ये एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ इंटिमिडेशन है लाइट वगैरह जो करना। तो मतलब बेसिकली यही है कि एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स है, जब भी लगता है कि अटैक होने वाला है तो ऐसी कंडीशन में ये प्रेडेटर को दूर भगाने के लिए या प्रेडेटर को हेजिटेट करने के लिए ये काम में आता है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है।